नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज़ 10 लेकर हम हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक। 244 चिन्हित जिलों से लेकर गांव स्तर तक मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी। लगातार 12वें दिन सीज फायर का किया उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सुप्रीम कोर्ट आज और कल गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले की करेगा अंतिम सुनवाई। राज्य सरकार और दोषियों ने दाखिल की है याचिकाएं। गाजा पर कब्जा करने के इजराइल के नए प्लान को कैबिनेट की मंजूरी। अमेरिका का मिला साथ। वहीं संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों ने की निंदा। कर्नाटक के तैराकों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दिखाया दम। एक ही दिन में जीते 4 स्वर्ण पदक। आज भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी दिखाएंगे दमखम। और आइए न्यूज़ 10 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें यूएनएससी में पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई है। यूएनएससी में पाकिस्तान मदद मांगने के लिए गया था और खुद फंस गया। वहीं सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। सभी सदस्यों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। यूएनएससी के सदस्यों ने पाकिस्तान पर कई सवाल उठाए हैं। वहीं पाकिस्तान पर हालात बिगाड़ने का भी आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जैसा कि हम देख रहे हैं, चौतरफी मार जो है वो पाकिस्तान को पड़ती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर चारों तरफ से अब पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया जो है वो एक साथ नजर आ रही है और साफ तौर पर चाहे बॉर्डर की बात हो, इसके अलावा चाहे कश्मीर के हालात हों, और इसके अलावा जब हम इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं वहां पर भी कमोवेश यही स्थिति है कि सभी देश अब बाइकआउट करने लगे हैं पाकिस्तान का। और यूएनएससी में भी अब पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो रवैया रहा है उसको देखते हुए अब लगातार पाकिस्तान को झटके पर झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यूएनएससी में भी अब पाकिस्तान को एक करारा जवाब यहां से मिलता हुआ नजर आया है। तो लताड़ भी लगाई जा रही है पाकिस्तान को। जो शैली पाकिस्तान की अभी तक रही है आतंकियों को लेकर, आतंकवाद को लेकर, अब उस पर पूरी दुनिया एक साथ एक स्वर में बोल रही है साफ तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ। और यही सब कुछ अब नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान को लताड़ अब हर तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी सिलसिले में यूएनएससी ने भी अब जो हालात बिगाड़ने का जो आरोप है पाकिस्तान पर जो लगा था, उसको देखते हुए अब यूएनएससी ने भी इस पर अपना रुख साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। और जिस तरह से यूएनएससी में मदद मांगने के लिए जब पाकिस्तान पहुंचा तो वहां पर भी उसको कड़ी फटकार लगाती हुई नजर आई है, मिलती हुई नजर आई है। और ये तमाम ऐसे अलग अलग हम पहलू देख रहे हैं जिस पर पाकिस्तान अब समूची दुनिया में घिरता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और उसके बाद भी, इससे पहले भी हमने देखा जिस तरह की स्थितियां रही हैं वहां पर भी पाकिस्तान को बड़ी और कड़ी लताड़ लगाई गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से कड़ी जो फटकार है वो यूएनएससी में पाकिस्तान को मिलती हुई नजर आई है। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश का ही रुख करते हैं। अखिलेश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी तक जो कमोवेश स्थिति है, इंटरनेशनल फोरम की हम जब बात कर रहे थे तो वहां पर तो ये कमोवेश स्थिति देखने को मिल ही रही थी। अब यूएनएससी में भी कड़ी फटकार और लताड़ पाकिस्तान को लगाई गई है। कितना बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका तो इसी बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अभी नॉन परमानेंट मेंबर है। और नॉन परमानेंट मेंबर होने के नाते भी उसने रिक्वेस्ट किया था कि कश्मीर के मसले पर बैठक बुलाई जाए और उसके रिक्वेस्ट पे बैठक बुलाई गई थी। ग्रीस की अध्यक्षता है अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और ग्रीस की अध्यक्षता में बैठक हुई और जिसकी ब्रीफिंग की असिस्टेंट जो सेक्रेटरी जनरल है वहां के, उन्होंने ब्रीफिंग की। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरे मसले को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी देश ने नहीं माना। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि ये आप लोगों का बायलैटरल मामला है, आप बायलैटरली इसे सुलझाइए।
दूसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान से पूछा कि लश्कर तोयबा का हाथ इसमें कितना है, ये बताइए। तीसरी बात उन्होंने कही कि आप जो ये बोलते हैं कि भारत द्वारा ये हमला करवाया गया था, खुद जो फॉल्स फ्लैग जिसको कहते हैं, तो ये बात आपकी पूरी तरह झूठी है। उसने पाकिस्तान के इस दावे को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि कैसे टूरिस्ट जो है और एक खास धर्म के टूरिस्ट हैं, उन पर कैसे हमले किए जाते हैं, इस बात की आप जवाब दीजिए। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ही गंभीर सवाल थे और पाकिस्तान इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाया। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, उन अस्थायी सदस्यों में एक का उनको थोड़ा बहुत समर्थन मिलता है, लेकिन उनका भी समर्थन उनको पाकिस्तान को नहीं मिला। मतलब 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों में किसी ने भी पाकिस्तान के इस दावे का समर्थन नहीं किया कि ये फॉल्स फ्लैग भारत ने खुद करवाया है। तो निश्चित तौर पर अखिलेश, ये समझना भी जरूरी है कि कोई समर्थन आखिर क्यों करेगा, क्योंकि साफ तौर पर जैसा हम देख रहे हैं कि जो आतंकवाद के खिलाफ नो टॉलरेंस की जो नीति है वो पूरी दुनिया अपनाती हुई नजर आ रही है और इस बार भी कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का जो चेहरा है वो सबके सामने उजागर है। सचमुच। और उन्होंने इस बात के लिए भी पाकिस्तान को लताड़ा कि आप वार मॉन्गरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहे हैं। ये बात भारत ने कभी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर अटैक की बात कही जा रही है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला होता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब कोई न्यूक्लियर अटैक की बात करता है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। तो जिस मामले को आप संभाल नहीं रहे हैं और उस मामले पर न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहे हैं। भारत ने देखिए शुरू में पाकिस्तान पर कोई सवाल नहीं उठाए थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने वार मॉन्गरी शुरू की और जब भारत को इस बात के सबूत मिलने शुरू हो गए कि पाकिस्तान की तरफ से ये करवाया गया है, तब भारत ने जो सिंधु जल समझौते को रोकने की बात की। लेकिन भारत ने कभी वार मॉन्गरी नहीं की। भारत ने यह नहीं कहा कि युद्ध, भारत केवल यह कहा कि उस मामले में जो भी शामिल थे उनको सजा दी जाएगी, जहां भी होगा उनको समर्थकों को सजा दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर लिया और निश्चित तौर पे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और चोर की दाढ़ी में तिनके को सभी ने समझ लिया है और इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन पे सवाल खड़े किए गए और पाकिस्तान किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाया। पूरी तरह कॉर्नर हो गया पाकिस्तान। अब उसके पास कोई ऐसा फोरम नहीं बचा है जहां जाकर वो गुहार करे कि नहीं जी हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है। सबकी सहानुभूति जो है वो कश्मीर में जो मारे गए टूरिस्ट है उन टूरिस्टों के प्रति है और जो भारत ने कंडेम किया है टेररिज्म, भारत टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई के लिए जो पूरी दुनिया में एक सहयोग का जो आगाज करता रहा है, आह्वान करता रहा है, उसके प्रति है। जी बिल्कुल अखिलेश, जिस तरह से एक्सपोज पाकिस्तान सबके सामने हो चुका है, ये तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है। यूएनएससी का अगला कदम क्या हो सकता है? सवाल तो तमाम पूछे गए हैं, लेकिन अब उनके जवाब तलाशना भी बेहद जरूरी। देखिए, यूएनएससी का अगला कदम एक तो यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रति ये रेस्ट्रेन किया कि आप युद्धोन्माद मत फैलाइए। आप लगातार युद्ध की बात कर रहे हैं, लगातार युद्ध की बात ना करके आप सीधे भारत से बात करिए। अब अगर पाकिस्तान इस मसले पे कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है, अगर पाकिस्तान उस हमले में जो भी शामिल देश है, उन शामिल जो लोग हैं, उन शामिल लोगों को अगर भारत को नहीं सौंपता है, तो निश्चित तौर पे यूएनएससी उस पर बहुत ही कड़ी निगाह रखेगा और यूएनएससी के पास ये अधिकार होता है कि अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है जिसे विश्व शांति को खतरा है, तो उस पर सैंक्शन यूएनएससी की तरफ से लगाया जा सकता है। और ये जो घटना है, लगातार भारत एक पूरे देश में, पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश है उनको एक डोजियर भी सौंप रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के प्रति बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किस किस तरह से काम किए हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां भी आतंकवाद की घटना हुई है वहां के सूत्र पाकिस्तान से जुड़े रहे हैं। तो एक पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश, पाकिस्तान को एक रोग स्टेट, पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन, ये सारी चीजें यूएनएससी के पास है। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा और इसी तरह से युद्धोन्माद फैलाता रहा, युद्ध की बात, न्यूक्लियर हथियार की बात करता रहा, तो निश्चित तौर पे यूएनएससी के कड़े कदम हो सकते हैं। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो पाकिस्तान को करारा झटका यूएनएससी से भी मिलता हुआ नजर आया है और इसके अलावा पूरी दुनिया अब जब एकजुट होती हुई नजर आ रही है तो ये स्वर साफ तौर पर कह रहे हैं और यही वो नीतियां हैं जो जीरो टॉलरेंस की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार भी करती हुई नजर आ रही हैं और इसीलिए पाकिस्तान को चौतरफा जो मार है वो झेलनी पड़ रही है। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब में
आईएसआई समर्थित सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसी के साथ एक संयुक्त अभियान चलाकर आतंकवादी सामग्री का एक जखीरा बरामद किया है। वहीं एसबीएस नगर के टिब्बा नांगल कोलार रोड के पास जंगली इलाके में एक खुफिया ऑपरेशन में यह सफलता मिली है। इस दौरान 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, 5 P-86 हैंड ग्रेनेड और एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिला है कि पाकिस्तान की आईएसआई और सहयोगी आतंकी संगठन पंजाब में स्लीपर सेल को रिवाइव करने के लिए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला रहे थे और इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। और वहीं बड़गाम में सुरक्षा बलों ने कल देर शाम हथियार और गोला बारूद के साथ आतंकवादियों की मदद करने वाले 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने बुचीपोरा कावूसा में नाका चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को अपनी गिरफ्त में लिया। दोनों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं और इस बीच जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में 7 मई 2025 को सिविल डिफेंस अभ्यास और रिहर्सल आयोजित करने का निर्णय लिया है और यह अभ्यास गांव स्तर तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। सुरक्षा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नागरिक सुरक्षा उपायों की संचालनगत प्रभावकारिता और समन्वय क्षमता का आकलन और परीक्षण करना है। सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा और इसका मतलब है कि हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। मॉक ड्रिल में छात्रों और आम नागरिकों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। क्रैश ब्लैक आउट के उपाय किए जाएंगे। इसका मतलब है कि हमले के दौरान रोशनी बंद करने यानी क्रैश ब्लैक आउट की व्यवस्था की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था भी की जाएगी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना लोगों को बताई जाएगी और उसका अभ्यास भी किया जाएगा। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी है। लगातार 12वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया गया। वहीं पिछली रात भी उसने बिना उकसावे के फायरिंग की। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो एलओसी पर लगातार जो फायरिंग है उसका अब भारतीय सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है और 12वां दिन जिसमें सीज फायर का उल्लंघन किया गया। ऐसे में अब पाकिस्तान को लगातार लताड़ हर तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है और बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो भारतीय सेना है वो लगातार एक्शन मोड में पाकिस्तान को करारा जवाब देती हुई नजर आ रही है। भारत पहलगाम हमले के बाद आतंकिस्तान की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। केंद्र सरकार ने चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी द्वार बंद कर दिए गए हैं। बांध के सभी द्वार बंद करने के बाद रामबन में नदी सूख गई। जम्मू के रियासी में बने सलाल बांध के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। ऐसे में भारत ने 2 दिन में 2 बांध बंद करके चिनाब का पानी पड़ोसी मुल्क में जाने से रोक दिया है और इससे पहले केंद्र सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। एयरलाइंस के बयानों और फ्लाइट ट्रैकर डेटा के अनुसार पाकिस्तान के एयर स्पेस से परहेज करने वाली प्रमुख एयरलाइन कंपनियों में एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और जर्मनी की लुफ्थांसा शामिल है। लुफ्थांसा समूह की एयरलाइंस ने रॉयटर्स को दिए गए एक बयान में कहा है कि वे अगली सूचना तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से परहेज कर रही है।
फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और एमिरेट्स की कुछ उड़ानें अरब सागर के ऊपर से गुजरी और फिर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बचते हुए अपना रुख मोड़ लिया। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस कदम से पाकिस्तान को ओवरफ्लाइट शुल्क से होने वाली आय में भारी नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। बात महाराष्ट्र की महायुति सरकार आज अहिल्यानगर जिले में अपनी मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने जा रही है और इस बैठक में आदर्श शासिका रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो रही है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म चौंडी गांव में हुआ था और इस अवसर को ऐतिहासिक महत्व देते हुए ये पहला मौका होगा जब किसी भी सरकार ने इस जिले में कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के नेतृत्व में महायुति के सभी 42 मंत्री उपस्थित रहेंगे और इस बैठक में अहिल्यानगर जिले के समग्र विकास की दिशा में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसमें आधारभूत ढांचे का विस्तार, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाएं और विशेष रूप से ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्धार जैसे विषयों पर जोर दिया जाएगा। रानी अहिल्याबाई के स्मारकों और उनके शासन से जुड़े स्थलों को एक सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन सर्किट में बदलने की योजना भी प्रस्तावित की जा सकती है। गौरतलब है कि 2023 में तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महायुति सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया था और ये निर्णय रानी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को सम्मानित करने और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में आज और कल अंतिम सुनवाई करेगा और इस दौरान गुजरात उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश के खिलाफ गुजरात सरकार और कई अन्य दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई होगी। बता दें कि गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगा दी गई थी और जिसमें 59 लोग मारे गए थे और इसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे। गुजरात हाईकोर्ट के अक्टूबर 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में कई अपील दायर की गई है। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 तक हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया की जो जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि जिन जजों की नियुक्ति हुई है क्या वो किसी सिटिंग या रिटायर्ड जज से जुड़े तो नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के संपत्ति की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होगी। 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। जिन जजों की संपत्ति की जानकारी पहले ही मिल गई है वो वेबसाइट पर डाली जा चुकी है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम दौरे पर हो ची मिन्ह सिटी में पोलित ब्यूरो सदस्य और पार्टी सचिव गुयेन वान नेन के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि गुयेन वान नेन के साथ बैठक सफल रही। भारतीय मंत्री ने अपने विचार साझा किए और भारत और वियतनाम के बीच मित्रता के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भविष्य में दी जाने वाली $2.2 अरब की वित्तीय सहायता पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ट्रंप ने इसे संघीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि ऐसी यूनिवर्सिटी को सरकारी फंडिंग का अधिकार नहीं है।
ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलने वाले फंड की समीक्षा शुरू कर दी थी और इसके साथ ही ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड को कुछ नीतिगत बदलाव करने को भी कहा था, जिसका पालन न करने पर फंडिंग रोकने की धमकी दी थी। और ये मामला तब और गर्माया जब हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए इसे असंवैधानिक और यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर हमला बताया। इजराइल अब गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बड़े स्तर पर हमले शुरू कर सकता है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि उनके सुरक्षा कैबिनेट ने पूरे गाजा पर कब्जा करने और अनिश्चित समय तक वहां बने रहने की योजना को मंजूरी दी है और ये योजना हमास से बंधकों को मुक्त करने और इजराइल की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाने के इजराइल के प्रयासों का हिस्सा है। इस योजना में सैन्य हमलों के जरिए सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गाजा से विस्थापित करना भी इसमें शामिल है। यह योजना लागू हुई तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के सैन्य अभियान का विस्तार होगा। इससे पूरे क्षेत्र में नया तनाव फैलने के साथ ही गाजा में मानवीय संकट बढ़ सकता है। उधर इजराइल ने यमन के हूती नियंत्रित हुदैदा बंदरगाह पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया है और इस हवाई हमले के बाद बंदरगाह में भीषण आग लग गई। बता दें कि इजरायली सेना ने यमन की ओर से तेल अवीव हवाई अड्डे पर किए गए ताकतवर मिसाइल हमले का जवाब दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी के गवर्नर्स बिजनेस सत्र को संबोधित करने और कई वैश्विक दिग्गज नेताओं से मिलने के बाद इटली में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में प्रवासी भारतीयों के महत्व का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर जगह भारतीय प्रवासियों को संबंधित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत रचनात्मक, सकारात्मक योगदानकर्ता के रूप में देखा जाता है। Indian diaspora in India is held in great respect. Indian diaspora anywhere is actually seen as a very constructive, good, positive contributor to the respective economies where they are. And as a result, you bring immense pride to India because of the contribution you're making as law-abiding citizens, as citizens who care and identify yourself with the economy where you are, and equally, culturally, and otherwise remain connected with your motherland. और वहीं उत्तर प्रदेश में तूफान और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह का नुकसान होने पर तत्काल अनुग्रह राशि वितरित की जाएगी और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी सर्वे कर फसल नुकसान का आकलन करें और रिपोर्ट शासन को भेजें ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जल भराव की स्थिति में जल निकासी की व्यवस्था प्राथमिकता के साथ की जाए। नई दिल्ली में 23वीं एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और 22वीं एशियाई पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की सोमवार से शुरुआत हो गई है और ये प्रतियोगिता 10 मई तक चलेगी और इस टूर्नामेंट में 14 देशों के शीर्ष एथलीट भाग ले रहे हैं। आर्म रेसलिंग, जिसे आम भाषा में हम सभी पंजा लड़ाना के नाम से जानते हैं, ये खेल अब देश में एक नई करवट लेने के लिए तैयार है, जिसके पीछे इस खेल का तेजी से विस्तार है। इस कड़ी में दिल्ली अब मुख्य केंद्र के तौर पर सामने है, क्योंकि यहां 23वीं एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और 22वीं एशियाई पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन एक साथ हो रहा है। सोमवार को उद्घाटन के साथ ही मुकाबलों की शुरुआत भी हो गई। इस मौके पर आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष प्रीति झंगानिया, फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी सहित पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया भी मौजूद रहे। आर्म रेसलिंग है, ये देखा जाए तो हिंदुस्तान का गेम है। पंजा लड़ाना पंजाब में काफ़ी फेमस था। मैं नियर राजस्थान का हूँ, बॉर्डर पे हूँ पंजाब से, तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताते थे, हमने खुद ने खेला है और इस गेम को एक मॉडिफाई किया है। इसको एक प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ग्रास रूट तक फिर से ये गेम जाएगा। वहीं आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व महासचिव लक्ष्मण सिंह भंडारी के मुताबिक ये खेल जिस तरह से लगातार अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, उसके बेहतर नतीजे विश्व स्तर पर देखने को मिलेंगे।
ग्रासरूट लेवल पे भी हम स्कूल क्लब लेवल के बच्चों को भी हम लोग वो कर रहे हैं, और साथ में हम लोग जो हमारी स्टेट यूनिट्स हैं वो भी बहुत मेहनत कर रही है इसको आगे करने के लिए, और गवर्नमेंट से भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको इंक्लूड कराने के लिए। और जल्द ही जो है ऑल इंडिया पुलिस गेम में ऑलरेडी गेम आ चुकी है, फायर गेम में ये आ चुकी है, प्लस मिनिस्ट्री से भी जल्दी आ जाएगी, और हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी गेम में भी इसको इंक्लूड करने का हमारा प्रयास चल रहा है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हैं, गेम हमारी कराती रहती हैं वो। इस टूर्नामेंट में 14 देशों के शीर्ष एथलीट भाग ले रहे हैं। भारत के अलावा इस प्रतियोगिता में ईरान, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल और जॉर्डन शामिल है। यह प्रतियोगिता 10 मई तक चलेगी। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं आज केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जा रहा है। ये केरल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध उत्सव है। ये परंपरा और अपनी संस्कृति को पेश करने का एक अद्भुत तरीका है। त्रिशूर पूरम मलयालम कैलेंडर के मेदम महीने के दौरान पूरम के दिन मनाया जाता है, जब चंद्रमा पूरम तारे के साथ उदय होता है। आप देखिए त्रिशूर में वडकुनाथन मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव की झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।